गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक मैंने आपको कबीरदास जी द्वारा रचित साखियां और लल्हार द्वारा रचित बाग पाठ को पढ़ाया। अब मैं आपको क्षितिज के ही मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे जिसे गोदान उपन्यास से लिया गया है। ये उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके माध्यम से लेखक ने बताया है कि कि व्यक्ति और पशुओं में भावनात्मक संबंध होता है। यदि व्यक्ति पशुओं का अगर ध्यान रखेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, तो पशु भी उन्हें क्या करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। इसमें हीरा और मोती दो बैल हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं और अपनी आजादी के लिए प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति अंत में वो क्या कहते हैं, अपनी आजादी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि लेखक उस समय कैसा माहौल था, परतंत्र था देश, तो लेखक अपने माध्यम से, पाठ के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा करना चाहता है। वो कहना चाहता था कि यदि व्यक्ति प्रयास करेंगे तो उन्हें आजादी अवश्य मिलेगी। तो आइए अब हम इसके पाठ के बारे में संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूंगी कि उस हीरा और मोती जूरी के दो बैल हैं जो बहुत ही अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक दिन अचानक उनका जो साला यानी पत्नी का भाई उन बैलों को मांगने आ जाता है, क्योंकि लंबे चौड़े सुंदर डील डाल वाले बैल हैं। उनको अपने यहाँ काम कराने के लिए ले जाते हैं। अब जूरी उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि गया उनका साला था और अगर उसको मना करने का मतलब पत्नी को नाराज कर देना। वे उसको दे देते हैं बैल को। बैल जाते हैं वहां पे, जो उनका मन नहीं होता है, तो इसलिए जबरदस्ती बड़े खींचते हैं, मारते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और जूरी भी उन्हें भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उन्हें। वहां जाते हैं कि रास्ते में भी वो उसे बड़ा खींचते खांसते लेके जाता है। गया एक बार तोड़ के आ जाता है और वहां से फिर लौट के आ जाते हैं अपने वहां पहुंचते हैं, घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो उसे सूखा भूसा देता है, वो खाने को ढंग से नहीं देता है। गया गया उनके गया को, तो वहां से तोड़ के, जो खूंटा था उसे तोड़ के वो वापस आ जाते हैं अपने गाँव वहां पे दोबारा दूसरे दिन। लेकिन फिर वो लेके जाता है। अब की बार वो मोटा रस्सा लेके जाता है, उसे बांध के ले जाता है। अब वहां पे गया कि यहाँ वो उसे खूब मारता है, पीटता है। इनमें हीरा और मोती में, जो मोती था वो शरारती था, हीरा था वो सीधा साधा था। वो चाहता था कि किसी तरीके से हम तोड़ के चलें। लेकिन उन्होंने नैतिक मूल्य सामने से, एक जो हीरा की जो पत्नी है वो चारा डालने आती है, तो वो कहते हैं कि आपस में दोनों बातचीत करते हैं, कहते हैं कि हम इसे मार दें और मार के भाग जाएं। लेकिन वो उस समय प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से कहलवाया है कि नहीं, औरत जाति पर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए, और वो उसे नहीं मारते। तभी एक छोटी बच्ची होती है, वो उन्हें आजाद करा देती है। वो वहां से भागते हुए चले जाते हैं कि खेत में चलने लगते हैं। वहां उनकी एक सांड से मुलाकात होती है। सांड और उनमें घमासान युद्ध होता है। वो सांड को दोनों, क्योंकि वो दोनों में यूनिटी बहुत होती है, दोनों आगे पीछे से बार करके उसे मार देते हैं। जब वो आगे चलते हैं कि वो किसी के खेत में मटर खाने लगते हैं, कि भाई खेत वाला आता है, उसे बंद करवा देता है मवेशी में उसे, जहाँ पशुओं का कारागार होता है वहां उनसे बंद करवाते हैं। वहां उनकी बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। ना उन्हें खाने को मिलता है, वहां कम से कम सूखा भूसा मिलता था, यहाँ ना उन्हें खाने को मिलता ना पीने को। देखा बहुत सारे बकरी और गधे वगैरह वगैरह जानवर बहुत सारे बंधे थे उसमें। वो प्रयास करते हैं, क्योंकि जो काजी हौस कहते हैं, जो उनका पशुओं का कारागार, जैसे मनुष्यों की जेल होती है, ऐसी उनकी भी वो जेल होती है। वो हम दीवार को, दोनों हीरा मोती में बड़ी ताकत होती है, वो उसे दीवार को तोड़ते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। कि एक बार उन्हें बहुत इस हल्की सी टूटी होती है कि मालिक आता है कांजी हौस का, उनकी बहुत पिटाई करता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, दोबारा फिर प्रयास करते हैं। इस बार वो क्या करते हैं, दीवार को तोड़ देते हैं। और वो क्योंकि मोती क्या होता है, उसकी गर्दन बंधी होती है, वो जा नहीं पाता है। तो हीरा उसको छोड़ के नहीं जाता है। वो कहता है नहीं,
अगर तू नहीं जा रहा है तो जब अच्छे समय में हम दोनों साथ रहते थे तो बुरे समय में भी हम दोनों साथ रहेंगे। वो उसे छोड़ के नहीं जाता है। बाकी जानवर वो चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक प्रश्न है आपका कि वो छोड़ के नहीं गया तो उसका मतलब क्या है? तो वो यही कहते हैं कि ये लोग जो बाहर गए हैं जानवर, ये भी हमारे लिए अच्छा दुआ मनाएंगे कि हम भी आजाद हो जाएंगे एक दिन। तभी वो क्या है, एक हफ्तों तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो दोनों मरे से हो जाते हैं कि एक दिन अचानक देखते हैं कि एक वो आता है कसाई, उसे ले कहते हैं ना, जब मरे से जानवर हो जाते हैं तो उन्हें कसाई काटने के लिए मीट के लिए दे देते हैं। तो वो कसाई आता है उन्हें खरीदने के लिए, क्योंकि उसे कोई बैलों से काम तो कराना नहीं था, क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुके थे। वो जाते हैं, देखते हैं उनकी नीलामी हो रही होती है। वो कांजी हाउस में आता है, उनकी नीलामी होती है और वो उन दोनों को ले जाता है। अब वो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि अब तो हमारी स्थिति और भी ज्यादा बुरी है, अब क्या करा जाए। तो वो जाते हैं, रास्ते में खूब रस्सी खींचते हैं, करते हैं कि वो जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें क्या नजर आता है, अपना, वो कह रहे जाने पहचाना सा रास्ता लग रहा है ये। वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें याद आ जाता है अपना गांव देखते हैं, और जहां पर वो उनका है वो भागते उसकी रस्सी तोड़ के दोनों जने अपने पुराने मालिक जूरी के पास चले जाते हैं। और जूरी भी इतना खुश होता है उन्हें देख के, कभी पुचकारता है, कभी उन्हें लाड़ लड़ाता है, हाथ फिराता है, और सारे गांव के लोग भी आ जाते हैं। तभी वो क्या होता है, जो कसाई था वो आता है, वो कहता है ये बैल मेरे हैं। वो कहता है कि नहीं, ये बैल अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ होते, ये बैल तो मेरे हैं जो मेरे पास आए हैं। यही कहानी के माध्यम से उन्होंने कहा है। तो आइए अब मैं सारांश संक्षेप में, आपको कहानी के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उससे सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी कि बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध नहीं आता। नहीं सुना है ना देखा है, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जितनी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी की भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि और मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेखक कहना चाहता है वह क्या होता है, जब हम आपको कहते हैं, किसी को मूर्ख व्यक्ति समझते हैं तो क्या कहते हैं, गधे की उपमा देते हैं। क्यों कहते हैं? लेकिन लेखक ने पुरानी परपाटी को हटाकर उन्होंने गधे की संज्ञा किसको दी है? एक ऋषि मुनियों से दी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऋषि मुनि जो होते हैं उन्हें किसी की न गालियों की परवाह होती है, न कोई किसी बात पर शोक करते हैं, न खुश होते हैं, न उन्हें सुख होता है न दुख होता है। वैसे ही जो गधा जो होता है वो क्या होता है, उसको मालिक कितना भी काम दे दे ना तो वो दुखी होता है, अगर उसे नहीं काम दे तब वो खुश नहीं होता है। यानी उसके सीधेपन, उसकी सहिष्णुता से उसे यह पदवी रखी। यानी जो उसे मूर्ख कहा जाता है, गधे को मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, वो उसकी सहनशीलता के कारण दी गई है। यानी उसमें इतनी सहनशीलता है कि उसे किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं आता। हालांकि लेकिन गाय भी जब ब्याती है और उसे कोई छेड़ता है उसके बच्चे को, तो वो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। लेखक ने दूसरा एग्जाम्पल कुत्ते का दिया है। कुत्ते को भी हम रखते हैं, वफादार है, लेकिन उसे भी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी झटक देता है। तो लेकिन जो गधा होता है वो कभी भी क्या होता है, ना कभी खुश होता है और ना कभी काम अधिक आने पर दुखी होता है। हालांकि वो कहते हैं, लेखक कहना चाहता है, बैसाख का महीना गर्मी में हल्की बल्कि वो कुलेलें करता है, देखा वो लेट के उल्टा उल्टा लेट जाता है
तो कहते कुलेले करता रहता है उसके, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना तो हमने कभी विषाद यानी दुख दिखाई देता है जो परमानेंट हो, और ना ही उसे कभी हमने खुश देखा है। यानी कि ऋषि मुनियों की जो चरम पराकाष्ठा कहते हैं, चरम सीमा, यानी चरम सीमा का जितना गुण होते हैं ऋषि मुनियों के, वो सारे गुण उस गधे में निहित होते हैं। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरीके से क्या होता है कि वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद तो क्या हो जाता, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक कहना चाहता है, उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल अपना दिया क्योंकि देश हमारा प्रथम था, कि क्या होता है कि वही चीज हमारे भारतीयों में, कि अफ्रीका या अमेरिका में हमारे भारतीयों को जैसे गधे को मूर्ख समझा जाता है, जबकि उसमें सहनशीलता होती है, ना कभी वो दुखी होता है ना खुश होता है, वैसे ही भारतीय वो क्या करते हैं कि वो मेहनत करते हैं, ना किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें अफ्रीका और अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता। रात दिन मेहनत करने के लिए वे तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें मूर्ख समझते हैं। अगर इसके बदले जर्मनी और उनको देख लो, हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने बम डाला और सभ्यता की श्रेणी में विकासशील देशों में वो आगे हो गया। ऐसे ही अगर हमारे भारतीय लोग भी, हमारा देश भी ईंट का जवाब अगर उन्हें पत्थर से दिया होता तो हम भी सभ्यता की श्रेणी में उनसे आगे बढ़ जाते और अपने आप को सभ्य कहलाने लगते। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब लेखक अपने आगे को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लेखक गधे का छोटा भाई के गधे जितना गधे में सहनशीलता है उतनी तो किसी और में है ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी उससे कम एक सहनशीलता बैल में भी होती है, क्योंकि वो अपने टू द पॉइंट चैप्टर पे आना चाहता है। यानी बैल भी गधे की तरह सीधा साधा होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी में मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। उनको क्या है, बछिया का ताऊ कहा जाता है बैलों को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता नहीं, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कभी लेखक कहना चाहता है कि यद्यपि बैल सीधा साधा हर काम में न दुखी होता है, वो भी काम करता रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गधा की श्रेणी से, गधा जैसी सहनशीलता बैल में नहीं है, बल्कि वो उससे कम है। वो क्या करता रहता है, वो उसको आगे बढ़ाता रहता है अपने कार्य को, और कभी कभी जब असंतोष का भाव आता है तो वो झड़क भी देता है, उसे मार भी देता है। अब वो आगे कहता है, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी चैप्टर के अकॉर्डिंग लेखक कहता है झूरी एक पात्र का नाम है लेखक का। वो कहते हैं उसके 2 बैल थे, क्या नाम था उनका, एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। दोनों पछाई जाति, उनकी जाति क्या थी, पछाई जाति थे, देखने में सुंदर, काम में चौकर, डोल में ऊंचे, बहुत दिनों तक साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे में मूक भाषा में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति है जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हालांकि हम लोग कहते हैं मनुष्य हर चीज में श्रेष्ठ है, लेकिन लेखक कहता है दोनों जानवर काफी समय तक अपने साथ रहते थे एक दूसरे की, तो वो एक दूसरे के इशारे से ही, क्योंकि बोलने की शक्ति, मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें बोलने की शक्ति है। बाकी तो हर चीज में काम मनुष्य से ज्यादा जानवर कर लेते हैं,
खाते मनुष्य से ज्यादा हैं, मेहनत मनुष्य से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि और सोचने समझने और बोलने की जो शक्ति है मनुष्य की जानवरों से ज्यादा है। इनके कारण ही उसे जानवरों से ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपने प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। वो लेखक कहता है कि कभी कभी वो आपस में जैसे बैलों को देता है ना, कभी सींग मिलाते थे, कभी खेलते थे, कूदते थे, क्योंकि काफी समय से दोनों साथ रहते थे, कभी इशारा करते थे, एक दूसरे को मारते थे, लेकिन वो सब उनकी प्यार में ऐसी हरकतें होती रहती थी, ना कि उनके झगड़ने के कारण ऐसी होती थी। आगे एक क्वेश्चन भी आया है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हीरा और मोती में दोनों में दोस्ती। तो यही आधार है, दोनों संग खाते थे, एक दूसरे की भावना का आदर करते थे, एक छोड़ देता था दूसरा भी छोड़ देता था। इस तरीके से इनके कारण हम उन्हें बता सकते हैं कि दोनों में एक दूसरे में घनिष्ठ दोस्ती थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलाते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूम कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नींद में खली भूसा मर जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। जैसा कि मैं अभी बता चुकी आपको, दोनों एक साथ खाना खाते थे और एक साथ छोड़ते थे, और एक दूसरे का दोनों सोचते थे कि अगर बोझ डाला जाता था कि मेरे ऊपर ज्यादा हो, बल्कि दूसरा मेरा मित्र है वो कम बोझा डो। संयोग की बात, जूरी के पास एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों की क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पराइयां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। मगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने से कोई कसर नहीं छुटा रखी। अगर इतनी मेहनत में काम ना चलता हो तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। हमने तो जो कुछ खिलाया वैसे झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? मन में उनके विचार कई उतरते हैं कि किस कारण से, क्योंकि उनका जो साला लेने आया जूली ने उनको दे दिया, कि मन में विचार आता है उन बैलों के कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करा, फिर हमें क्यों बेचा जा रहा है, हम तो इसी घर में रहना चाहते थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जैसे उन्होंने अपना घर समझ रहा था वे आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तोड़ डाले और घर की तरफ चले। बगाए बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सका कि दोनों बैलों ने तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा करी गराब लटक रहा है। घुटने पर एक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों के आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी उन्होंने देखा सुबह जो गया था उसने अपने खूंटे पे बांधा उन बैलों को, लेकिन उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्होंने वो खूंटे को तोड़कर और भागकर दोबारा से अपने मालिक गया के पास आ गए। और जब जूरी ने देखा कि वो दोबारा मेरे पास आ गए तो उन्होंने बड़ा खुश हुआ और उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर में से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई
भूसी लाना है। यानी सब लोगों ने सोचा कि किसी तरीके से इनका इनका जो बैल दोबारा लौटकर अपने आप आए हैं तो इनका स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए कोई तो उनके लिए गुड़ लाने लगा, कोई रोटी लाने, जैसी जिसकी सामर्थ्य बच्चे वैसा ही लाने लगा। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास नहीं थे, दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी है, इनका प्रतिवाद करने के लिए किसी का साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसी नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं, रगड़ कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। तो वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने भी नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाट ना कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जूरे ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, वे मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं का से कहोगे। या हालांकि जूरी को बड़ा बुरा लग रहा था जब उसकी पत्नी ने देखा कि वो बैल उसके भाई के घर से आकर दोबारा यहाँ आ गए, तो उसे बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि ये नमक हराम है, काम नहीं करना चाहते इसलिए वहां से आ गए। लेकिन उसने क्या कहा जूरी ने कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिला होगा तभी तो ये आ गए, वरना यहाँ क्यों आ गए, यहाँ क्यों, यहाँ काम तो यहाँ भी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। दोनों में वाद विवाद होता है। अंत में वो फरमान जारी करती है उसकी पत्नी कि इनको बैलों को कोई भी वो सानी करते हैं ना, उसमें जो चारे में डालते हैं, तो वो कुछ भी ना डालकर सूखा भूसा इन्हें खिलाया जाए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी वो दूसरे के यहाँ जब दोबारा लेके गया तो उन्होंने इस बार वो गलती नहीं करी। गया ने उसने गाड़ी में उन्हें जोत कर ले गया, मारता पीटता ले गया। हालांकि उन्होंने बहुत बार कोशिश की, मोती शरारती था कि इसको गिरा दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो हीरा था वो बड़ा सहनशील था, उसने ऐसा नहीं करने दिया। और हालांकि उनको जो बैल थे, अपने पुराने बैलों को तो वो अच्छा खाना खली चूनी डाल रहा था और उनको सूखा भूसा ही डाला, और हालांकि और उसकी इसके साथ ही पिटाई भी की। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। जूरी ने फूल की जड़ी से भी नहीं छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान को व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। यहाँ तक कि उनका जो सम्मान था कि वो छोड़कर भागे, वो सम्मान को तो आहत मिली, यानी कष्ट हुआ ही था। इसके अलावा उन्हें खाने को भी अच्छा नहीं मिला। नाद की तरफ आंखें तक नहीं हुआ, उन्होंने नाद की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे ही पांव न उठाने की कसम खा ली हो। वे मारते मारते थक गए, पर दोनों बैलों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जो सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मुंह भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार ही से कहाँ बचेंगे। गया तो दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं,
खड़े हो जाओ। जब उसने हीरा को गया ने बहुत मारा तो वो क्या बोला, मोती जो था उसने कहा कि मैं इसे अच्छे से पिटाई कर दूं, लेकिन उसने कहा नहीं, हमारा तो पिटने का ही जीवन है, हम तो पिटना ही जानवर हैं, हम इसलिए पीटेंगे, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उसको बड़े सामने से उन्होंने देखा कि वो गया अपने साथियों के साथ आया लाठी लेकर और उनकी पिटाई करने लगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा, दोनों के पकड़ कर ले चला। कुशल हुई, उसने ये वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। इसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसालत है। यानी उन्होंने देखा, उसने हालांकि डंडा लेके आए, लाठी लेकर आए, उन्होंने मारा नहीं, और नहीं तो वो जो मोती था वो उन्हें पलटवार करता, यानी उन्हें दोबारा से मार देता। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियों के लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहनों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बहनों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। यानी एक छोटी सी बच्ची आई और उसमें छोटी छोटी 2 रोटियां लेके आई। हालांकि इतने बड़े शरीर में उन रोटियों से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कि उन्हें लगा कि कम से कम इस घर में मुझे कोई तो है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इस तरीके से उन्होंने अपने मन में संतोष रख लिया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों की दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहिए? एक आध को सींगों को उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालिकिन को ना फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग उछलाना मना है, यह भूल जाते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा डालो, फिर उसके झटके से फिर एक झटके जाती है। रात को ये बालिका रोटियां खिलाकर चली गई। दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा द्वार पर खुला और वही लड़की निकली। दोनों से झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की मुंह पूंछ खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। वो कहती है हीरा और मोती कहता है कि नहीं, मैं इसको मार दूं। उनके नहीं, ये मालिक, अगर इस लड़की जो हमें प्यार करती है अगर हमने मार दिया तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी। उन्होंने कहा जी ये औरत जो इसे मारती है इसको मार दूं? तो कह नहीं, हम औरत जात पर, यानी ये प्रेमचंद ने इनके माध्यम से, बैलों के माध्यम से कहा है कि औरत जात पर बैल होने के कारण, होने के बावजूद वो उस पर सींग नहीं चलाते। तो इंसान को, मनुष्य को में तो इतनी बुद्धि है, उन्हें औरत पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसने गराफ खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं है? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी तोड़ो। लड़की आती है वो बैलों के बाद और चुपचाप कहती है, उसकी रस्सी तोड़ देती है कि अब दोनों भाग जाओ, वरना तुम्हें बहुत अच्छी पिटाई होगी। हालांकि हीरा नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत सहनशील होता है कि इस लड़की की पिटाई होगी, लेकिन लड़की उनकी भावना को समझ जाती है और वो चीखने लगती है, अरे बैल भाग गए। ये बात सुनकर वो भागने लगते हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया,
फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग में का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गई। तुम भी बेताशा भागे, कहीं इसे मार गिराना था। इसे मार गिराने से तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत की मटर लकड़ी थी, चलने लगी। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने ढकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि फिर काई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ और चाहता है तो किनारे हट गया। यानी दोनों को बहुत चलते चलते भूख लगने लगी तो सामने देखा कि मटर का खेत लगा हुआ है। उन्होंने पेट भर के मटर खाई और दोनों खा पी कर चक होकर दोनों एक दूसरे से खेलने लगे। इस तरीके से दोनों जो बैल थे गया के यहाँ से हट करके अपना खा पी कर खेतों में घूमते हुए आगे बढ़े। अपने चैप्टर को मैं यहीं विराम देना चाहूंगी। आगे की घटना को मैं अगले टर्न में आपको पढ़ाऊंगी।